बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस को। तो माय डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें, जो साइंटिस्ट होते हैं अपने डाटा को मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जर्वेशंस को के थ्रू, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। देखें, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन से डाटा कलेक्ट किया होता है, उस डाटे की बेस पे वो क्या करते हैं, हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। और वो डाटा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कलेक्ट किया होता है, उसकी बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। मैं इसको बार बार आपके सामने इसलिए बता रही हूँ ताकि ये जो चीजें मैं रिपीट करती हूँ या आपके जहन में जहन नशीं हो जाएं और आपको ये चीजें ना भूलें। मैंने आपको कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि जो हाइपोथेसिस होता है वो उस ऑब्जर्वेशन की, उस डाटा की बेस पे ड्रॉ किया जाता है जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट होता है, और जो कंक्लूजन्स होते हैं वो उस डाटा की बेस पे ड्रॉ किए जाते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल होता है। In science, the researchers collect data from their observations and experiments. The data from observation helps to make hypotheses. Similarly, the data from experiments helps to draw conclusion. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच इज डाटा ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, साइंटिस्ट यहीं पे आके नहीं रुक जाते कि वो अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करने के बाद छोड़ देते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जो डाटा अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किया होता है, वो डाटा जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कलेक्ट किया होता है, वो उस डाटा को क्या करते हैं, एक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज करते हैं? फॉर्म ऑफ टेबल्स, in the form of graphs, in the form of maps, in the form of flow charts या in the form of diagrams। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, डाटा की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डाटा की ऑर्गेनाइजेशन अब इंपॉर्टेंट क्यों होती है? डाटा एनालिसिस के लिए डाटा की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि डाटा को अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कलेक्ट करने के बाद जो रिसर्चर्स होते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स एटसेट्रा। वो फिर क्या करते हैं कि अपने डाटा को, मैंने आपको क्या बताया कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया होता है, उसको वापस ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स की फॉर्म में। और यहीं पे आके नहीं रुक जाते, बल्कि वो अपने, उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया होता है, वो उस डाटा को वापस डिस्क्राइब भी करते हैं कि उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया कैसे है, कौन कौन सी वेज, कौन कौन सी मेथड यूज किए हैं इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। So, after collecting the data from observations and experiments, the researcher organizes it in the form of tables, graphs, maps, flowcharts, diagrams. They also describe how they collect data. Move करते हैं next slide की तरफ. Use of statistical methods, यानी कि data analysis। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद रिसर्चर क्या करते हैं, इसको रिजल्ट के लिए एनालाइज करते हैं। एनालाइज इट फॉर रिजल्ट्स, यानी कि वो रिजल्ट्स को ड्रा करने के लिए एक दफा फिर इसको एनालाइज करते हैं। देखो, डाटा की एनालिसिस किसके थ्रू की जाती है? डाटा की एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू की जाती है। क्या होती है? डाटा की एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू की जाती है। देखिए, जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें डाटा एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये साइंटिस्ट की मदद करती है कि वो हाइपोथेसिस को कंफर्म कर सकें। देखिए, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं हाइपोथेसिस पे, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया गया है डाटा को। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको डाटा एनालिसिस की गई है। डाटा एनालिसिस इसलिए की गई है ताकि वो एक दफा फिर अपने डाटा को कंफर्म कर सकें कि उनका डाटा सही भी है या नहीं है। अगर उसमें चेंजेस के चांसेस हैं, यानी कि उन्होंने कोई छोटी सी मिस्टेक कर लिया अपने हाइपोथेसिस में, अपने रिजल्ट्स में कोई गलती कर ली है, कंक्लूजन ड्रा करने में कोई गलती कर ली है, तो वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो उसको मॉडिफाई करने के अगर चांसेस नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो डाटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डाटा एनालिसिस कौन से मेथड्स के थ्रू होती है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू होती है। देखें, जो डाटा होता है स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू एनालाइज्ड होता है। जो रिसर्चर्स होते हैं वो डाटा के जो डिफरेंट फिगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको उनका क्या कैलकुलेट करते हैं, रेशोज को कैलकुलेट करते हैं, उनके प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करते हैं। इस लाइन को डियर स्टूडेंट गौर से समझें कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं।
डाटा के डिफरेंट फिगर्स के रेशोज कैलकुलेट करते हैं, डाटा के डिफरेंट फिगर्स के प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करते हैं। अब क्या करते हैं कि जो उन्होंने रेशोज इन प्रोपोर्शन कैलकुलेट किए होते हैं, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, डाटा की मीन वैल्यू निकालते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने हाइपोथेसिस को कंफर्म कर लिया। ठीक है, हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के बाद उन्होंने इसको क्या किया, एनालाइज किसके थ्रू किया, उन्होंने कैलकुलेट किया, रेशोज इन प्रोपोर्शंस कैलकुलेट किए, डाटा के डिफरेंट फिगर के रेशोज इन प्रोपोर्शन कैलकुलेट किए, और उन रेशोज एंड प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने क्या किया, इन कैलकुलेटेड रेशोज एंड प्रोपोर्शन के थ्रू उन्होंने इस डाटा की मीन वैल्यू को निकाला। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, रिसर्चर एनालाइज इट फॉर रिजल्ट्स। In scientific method, data analysis is very important. It helps scientists for confirming, modifying, or rejecting a hypothesis. Data is analyzed by statistical methods. Researchers calculate the ratios and proportions of different figures of data. By using the calculated ratios and proportions, they also get the mean values of data. Yes, students, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपको इस स्लाइड की समझ आई है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करना, मैं आपका जरूर आंसर करूंगी। देखिए, डाटा का क्या मतलब होता है। डाटा का मतलब होता है कोई भी नेम्स, डेट्स या वैल्यूज जो कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हासिल करते हैं। यानी कि वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम डाटा, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कोलेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से वो क्या कहलाती है, वो डाटा कहलाती है। यानी डाटा मीन्स द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। रेशो क्या होता है, ये रेशो जो होता है एक नंबर का रिलेशन होता है दूसरे नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज शोन एज 1:3। यानी कि 50 का कितना रेशो बना, 50 का 1 रेशो बना, 100 का 2 रेशो बना, और 150 का 3 रेशो बना। एक तरफ 50 है और एक तरफ 150 है, तो आप क्या लिखेंगे, 1:3। So data means the information such as names, dates or values from observations in experiments. Ratio means it is a relation of one number to the other number. For example, the ratio between 50 malarial patient and 150 normal persons is shown as 1:3। अब देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब आपने दो इक्वल रेशियोज को ज्वाइन करते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। प्रोपोर्शन मींस टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज। फॉर एग्जांपल, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। यानी कि ये ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये जो आपको इक्वल का प्रोपोर्शन, इक्वल का साइन नजर आ रहा है, ये आपका प्रोपोर्शन है। यानी कि ए रेशो बी जो सी रेशो डी के इक्वल है, ये जो प्रोपोर्शन है दो रेशो के दरमियान का प्रोपोर्शन है। यानी कि ए रेशो बी आपका एक प्रोपोर्शन हो गया, सी रेशो डी दूसरा प्रोपोर्शन हो गया। और इन दोनों को क्या चीज ज्वाइन कर रही है, एक इक्वल का साइन ज्वाइन कर रहा है। और डियर स्टूडेंट, यही इक्वल का साइन आपका प्रोपोर्शन है। देखें, दो रेशोज की हर प्रोपोर्शन में आपके पास 4 टर्म्स होती हैं। मैंने क्या कहा, दो रेशोज के हर प्रोपोर्शन में, दो रेशोज के हर प्रोपोर्शन में आपके पास 4 टर्म्स होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को क्या कहा जाता है और सेकंड एंड थर्ड टर्म को क्या कहा जाता है। जो आपके रेशोज की फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स होते हैं उनको एक्सट्रीम कहा जाता है, और जो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स होती हैं उनको मीन्स कहा जाता है। इट मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशोज। फॉर एग्जाम्पल, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज द प्रोपोर्शन बिटवीन द टू रेशोज। मैंने क्या कहा कि जो हर प्रोपोर्शन होता है, दो रेशोज का जो हर प्रोपोर्शन होता है उसमें 4 टर्म्स होती हैं। या आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि how many terms are there in every proportion of two ratios। तो how many terms, there are 4 terms in every proportion of two ratios। कौन कौन सी terms होती हैं, फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड एंड फोर्थ होती है। फर्स्ट एंड जो फोर्थ टर्म होती है उसको एक्सट्रीम्स कहा जाता है, और जो सेकंड एंड थर्ड टर्म होती है उसको मीन्स कहा जाता है। तो अबोव प्रोपोर्शन में अब आप मुझे बताएं कि ए एंड डी टर्म क्या है और बी एंड सी टर्म क्या है।
तो अबव प्रोपोर्शन में जो ए एंड डी टर्म है वो आपकी एक्सट्रीम टर्म है और जो बी एंड सी टर्म है वो मीन्स है. It means to join two equal ratios. For example, A ratio B is equal to C ratio D is the proportion between the two ratios. In every proportion of two ratios, there are four terms. The first and fourth terms are called extremes. The second and third are called means. So, in the above proportion, A and D are called extremes while B and C are called means. देखें जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होगा यानी कि जो आपकी फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट होगा वो आपकी सेकेंड एंड थर्ड टर्म के इक्वल होगा. इसको हम एक साइंटिफिक वे में किस तरह कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. क्या द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि आप इतना ज्यादा लंबा लिखने के बजाय कि हाँ जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्थ एंड फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, ये लिखने के बजाय आप क्या लिखें कि जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है वो मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल है. देखें इनमें जो तीन वैल्यूज होंगी, सपोज मैं अगर कहूं कि ए बी एंड सी नाउन है तो जो आपकी फोर्थ है डी टर्म है वो आपने फाइंड करनी है, तो ये आपने एक रूल के थ्रू फाइंड करनी होती है. देखें ए रेशो बी जो ए एंड डी है वो आपकी क्या है एक्सट्रीम है और बी एंड सी आपकी मीन है. इनको आप क्या ले एक तरफ ले आएंगे, मीन को एक्सट्रीम को आप एक तरफ ले आएंगे और जो वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी उसको एक साइड पे रख के बाकी वाली जो टर्म्स बची होंगी जिनकी वैल्यूज आपके पास होंगी उसको आप इक्वल के एक साइड पे रखेंगे, ताकि वो जो वैल्यूज होंगी जब उन वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी फोर टर्म होगी उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी. होप सो आपको इस बात की समझ आई होगी कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स व्हाइल थ्री वैल्यूज इन अ प्रोपोर्शन आर known, the fourth can be calculated by using the rule. Mathematics as a part of scientific method. Mathematics scientific method का पार्ट कैसे है? जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो वो मैथमेटिक्स का यूज करते हैं. देखिए मैंने आपको बताया कि जब साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे वो ऑर्गेनाइज करने के बाद एनालिसिस करेंगे तो उन्हें स्टैट्स की जरूरत पड़ेगी. तो जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो मैथमेटिक्स भी यूज करते हैं. तो जो मैथमेटिक्स की नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब साइंटिस्ट जो होते हैं रिसर्चर होते हैं जीन्स पे रिसर्च करते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर पे रिसर्च करते हैं या मॉडलिंग ऑफ इवोल्यूशन पे रिसर्च करते हैं. तो डियर स्टूडेंट आप ये चीज लाजमी याद रखें कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. तो एक दफा इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस करते हैं कि जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उनको वो मैथमेटिक्स भी यूज करते हैं. वो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स स्पेशली किन चीजों में कौन सी रिसर्चेज में इंपॉर्टेंट होती है? उन रिसर्चेज में इंपॉर्टेंट होती है जब रिसर्चेज जीन्स पे की जाती हैं, प्रोटीन से स्ट्रक्चर पे की जाती हैं और वो रिसर्चेज जो कि मॉडलिंग ऑफ इवोल्यूशन पे की जाती हैं. So when scientists do research, they also use mathematics. The knowledge of mathematics is especially very important in researches on genes, protein structure and the modeling of evolution. Bioinformatics क्या होती है? In bioinformatics, researchers use algorithms, computational and statistical techniques for analysis of biological data. Bioinformatics में होता क्या है? रिसर्चर कौन कौन से मेथड यूज करते हैं बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए? तो बायोलॉजिकल डाटा की एनालिसिस करने के लिए जो रिसर्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मेथड यूज करते हैं वो कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला मेथड है एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम का मेथड यूज करते हैं. उसके बाद है कंप्यूटेशनल टेक्निक्स यूज करते हैं. उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं. यानी कि ये जो तीन किस्म के मेथड्स हैं, तीन किस्म की टेक्निक्स हैं, ये बायोलॉजिकल डाटा की एनालिसिस के लिए यूज की जाती हैं. तो इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसर्चर यूज एल्गोरिथम्स, कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा. देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? डाटा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, डाटा एनालिसिस पढ़ा है, जो प्रोपोर्शन पढ़े हैं, रेशो पढ़े हैं. देखें प्रोपोर्शन का मैं एक दफा आपको फिर बता देती हूँ कि प्रोपोर्शन जो होता है वो दो इक्वल रेशोस को ज्वाइन करता है. प्रोपोर्शन में हर इक्वल रेशो के प्रोपोर्शन में चार टर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम कहा जाता है, सेकंड एंड थर्ड को मीन कहा जाता है. और जब प्रोपोर्शन की वैल्यूज कैलकुलेट कर दी जाती हैं
तो फिर क्या फिर वो जो सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट एंड फोर्थ के इक्वल होता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।